गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 32, जीके सीरीज नंबर 32। इसमें भी हर रोज़ की तरह वन लाइन क्वेश्चंस रहेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम अब सब्जेक्ट वाइज या एक टॉपिक को लेकर वीडियो बनाया करेंगे। जैसे आज की वीडियो है ये बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंक रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से कौन सा स्थापित किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में 1770 में सन 1770 में कलकत्ता में बैंक बनाया गया था। इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल भी था। तो ये भारतीय साहूकारों ने विदेशी जो पूंजी थी इसमें वो लगी हुई थी, तो ये भारत का पहला बैंक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? इसको भारतीयों ने संचालित किया था। अवध कमर्शियल बैंक स्थापना कब हुई थी? 1881 में, सन 1881 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक कौन सा था जो भारतीयों ने संचालित किया था, है ना, जिसमें भारतीय पूंजी लगी थी? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ये कौन सा था? पीएनबी। और कब स्थापना हुई थी? 1894 में पीएनबी की स्थापना की गई थी, जो आज की डेट में बड़े बैंकों में जिसकी गिनती होती है, जो कमर्शियल बैंक भी है। क्वेश्चन नंबर 4, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। देखना, इंपीरियल बैंक किसका नाम है? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ही पुराना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इंपीरियल बैंक के नाम से स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका फिर 1955 में इसका नाम चेंज किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक किया गया था 1 जुलाई 1955 है यहाँ पर, ये 1955 है ना कि 21। इसका नाम क्या किया गया था? स्टेट बैंक। और इसके फिर कुछ अनुषंगी बैंक भी बनाए गए थे जो इसी में शामिल हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये सब क्या है? ये भी इसी के अनुषंगी बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर एसबीआई की स्थापना की गई थी। और देखना, एसबीआई को आरबीआई का एजेंट बैंक भी कहते हैं। एजेंट बैंक, एजेंट बैंक ये किसका नाम है? एसबीआई का। एजेंट बैंक से मतलब क्या हुआ? जैसे आरबीआई का ये एजेंट बैंक होगा, इसका ये मतलब है कि ये सारी सूचनाएं आरबीआई को प्रोवाइड करता है, यानी कि आरबीआई के पास भिजवाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है या सेंट्रल बैंक। और एसबीआई क्या है? ये वाणिज्यिक बैंक है सबसे बड़ा, लेकिन ये आरबीआई का एजेंट बैंक भी है, यानी कि सभी बैंकों की जानकारी, जो लेन देन की जानकारी रहेंगी, वो एजेंट के रूप में आरबीआई को प्रेषित करता है, यानी कि आरबीआई को सेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भी है और इसकी भारत में सबसे अधिक शाखाएं भी बनी हुई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के बारे में देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। देखना, जो आरबीआई का एक्ट बना था, तो एक्ट कब बना आरबीआई का? 1934 में। और स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में। क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के या किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? 1934 के अधिनियम के अंतर्गत 1935 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो देखिएगा, इसमें पहला बिंदु है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया था? इन 1934 में बनाया गया, सन 1934 में आरबीआई एक्ट बना था। क्वेश्चन है इसमें, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। इनका भी काफ़ी रोल रहा था, चूँकि जो इसके पैरामीटर्स थे, बैंकिंग जो पैरामीटर या मापदंड थे, इन्होंने एक सिफारिश की थी। हिल्टन यंग एक कमीशन था, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग में अपनी जो शर्तें थी उनको मनवाने के लिए प्रेशराइज किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। देखना, संविधान में तो अहम रोल है ही अम्बेडकर जी का, लेकिन भारतीय बैंकिंग सिस्टम में भी इनका अहम रोल है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर्स ये मुंबई में स्थित है। आरबीआई की शाखाएं कितनी हैं? 22 शाखाएं हैं, 22 शाखाएं, और 4 इसकी बड़ी शाखाएं हैं। और इसकी बड़ी शाखाएं कहाँ? मुंबई में। और हेडक्वार्टर्स कहाँ? ये भी मुंबई में है। तो याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और संगठन क्या होता है? इसमें एक गवर्नर होता है और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं,
एक तो गवर्नर जिस पर नोट पर हस्ताक्षर होंगे, और 4 अन्य गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। अभी इनके नाम आपको बताएंगे, एक पूरा ट्री कमांड बताएंगे। और देखने आरबीआई का ये क्या है, चिन्ह। तो क्वेश्चन है किस बैंक के चिन्ह में एक शेर या चीता का ये चित्र अंकित किया गया, तो आरबीआई का जो चिन्ह है, और ये एक पाम ट्री दिखाया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये ध्यान दीजिएगा, लोगों पर क्या है, इसमें टाइगर दिखाया गया है एक, या कभी कभी शेर भी आ जाता है, टाइगर एक ही प्रजाति होती है, और एक पाम ट्री दिखा गया है यहाँ पर। तो इसके संगठन में क्या है कि एक गवर्नर और 4 अन्य गवर्नर होते हैं। आगे देखिएगा, देखना आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये शक्तिकांत दास क्या है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। और 4 उप गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर कहिएगा। तो इसमें है बीपी कानूनगो, एक तो डिप्टी गवर्नर है, और एम के जैन, और नंबर 3 है एमडी पात्रा, और नंबर 4 है एमआर राव। ये 4 इसके डिप्टी गवर्नर हैं, यानी कि उप गवर्नर 3 और 4। देखना जो आरबीआई के गवर्नर होंगे, नोट पर सिग्नेचर रहते हैं आरबीआई के गवर्नर के। यहाँ पर नोट पर सिग्नेचर, जैसे मान लीजिए कोई नोट है, जैसे कहिए कि 500 रुपये का नोट है, तो इसमें यहाँ पर लिखा रहेगा कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। और नोट पर जो भाषाएं हैं वो 15 + 2 = 17 भाषाएं होती हैं, 15 बॉक्स में होती हैं और 2 अलग से होती हैं। खैर, तो एक आरबीआई का गवर्नर और 4 अन्य गवर्नर होते हैं, इसके नीचे और भी पदाधिकारी होते हैं। खैर, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ओके आगे देखिएगा, क्वेश्चन यह है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, ये शक्तिकांत दास। आगे देखिएगा, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी 34 के अधिनियम के आधार पर 35 में, तो पहले जो गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। हमने 3-4 गवर्नर्स का नाम लिखा है। सर ओसबोर्न स्मिथ, ये कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, और इनका कार्यकाल 1935 से 1937 तक 2 वर्ष के लिए बने थे केवल। सेकंड रेंज में सर जेम्स ब्रेड टेलर, ये दूसरे आरबीआई के गवर्नर बने थे, 1937 से 43 तक का इनका कार्यकाल रहा था। और तीसरे सीडी देशमुख, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडी देशमुख कि प्रथम भारतीय कौन बने थे, सीडी देशमुख, और 1943 से 1949 तक रहे थे, है ना। ये 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है, तो ये प्रथम भारतीय बने थे, प्रथम भारतीय। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम कौन थे, ओ स्मिथ, तो ये प्रथम थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और इसमें जो तीसरे नंबर पर बने थे ये सीडी देशमुख, क्या कहिए कि भारत के प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख बने थे। उसके बाद में नंबर 4 पर बने बेनेगल रामाराव, लेकिन हमने बीच के इसमें लिखे नहीं, अब केवल करंट के याद रखिएगा, जो अंतिम है, जो अभी तक भी बने हैं, है ना, शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल। उससे पहले तो कौन थे, रघुराम राजन, फिर बाद में उर्जित पटेल, और वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। इनका कार्यकाल 2018 से और वर्तमान तक अभी तक है, टिल नाउ। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि पहले भारतीय कौन बने थे, सीडी देशमुख, वर्तमान में कौन है, और शक्तिकांत दास, और सबसे पहले कौन बने थे, स्मिथ। तो स्मिथ, देशमुख और शक्तिकांत दास, ये याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अब आरबीआई के कार्यों के बारे में देखते हैं, और इसके और क्या क्या कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं। देखना आरबीआई के कार्य, है ना, फंक्शनरीज क्या होगी, आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दिया है, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन और निगरानी करना। मौद्रिक नीति क्या होता है, देखना सीआरआर डिक्लेयर करना, सीआरआर, रेपो रेट, REPO, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अच्छा जी, एक SLR होता है, और एक बैंक दर होती है, बैंक रेट, और एक ब्याज दर होती है, इंटरेस्ट रेट, और मुद्रास्फीति को ये नियंत्रित करता है, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। इन सब को हम क्या कहते हैं, जो डाटा हमने लिखा है, इतनी शब्दावली है, जैसे मौद्रिक नीति, ये मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है आरबीआई, है ना। इसमें एक डाटा आप याद रखिएगा, सीआरआर वर्तमान में कितने परसेंट है, 4%, सीआरआर है कितना, 4%, 4%। तो मौद्रिक नीति को तैयार करता है और उसको लागू करता है, उसकी निगरानी करता है। सेकेंड इसमें
वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण। देखना जो आपको शब्दावली बताई है CRR रेपो रेट, इस पर एक अलग से वीडियो बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो ये याद रखिए कि वर्तमान में CRR कितना है, फुल फॉर्म क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात। जो RBI के पास ये बैंक गिरवी के तौर पर रखते हैं, जमानत के तौर पर रखते हैं, उसको CRR कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, ये भी RBI का कार्य है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, कि जैसे हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में उसका प्रबंधन करना। आगे क्वेश्चन है, मुद्रा जारी करना और उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना। देखना, मुद्रा का प्रिंट होना और मुद्रा का इशू करना, इशूइंग ऑफ द करेंसी और प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, ये क्या है, मुद्रा जारी करना। ये किसका अधिकार है, RBI का अधिकार है, मुद्रा को जारी करना। कब कौन से नोट जारी करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, या फिर मुद्रा कोई एक्सपायर हो जाती है, जैसे कागज़ की बनी होती है, इसकी भी अपनी एक सीमा होती है ना, 5-10 साल जितने भी कागज़ चलता है उसके बाद में वो फिर रिन्यू करता है उस नोट को। ये किसका कार्य है, RBI का कार्य है। आगे, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार का बैंकर जैसे सरकार को ऋण भी देता है और सरकार के निर्देशानुसार कार्य करता है। बैंकों का बैंकर क्या कहा जाएगा, कि ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये अपना धन RBI के पास जमा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, साख नियंत्रित करना। साख नियंत्रित करना कि बाजार में कितना पैसा लॉन्च करना है, क्रेडिबिलिटी बोलते हैं जिसे, तो ये साख नियंत्रित करने का भी इसका कार्य है। आगे इसमें मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। मुद्रा के लेन देन, जैसे पूंजी बाजार को कहते हैं ना, पूंजी बाजार, ये कैपिटल मार्केट या शेयर बाजार, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार को मुद्रा का बाजार बोलते हैं। मुद्रा दूसरी मुद्रा में बेची जाती है। जैसे वर्तमान की अगर बात करें कि लगभग 80 रुपये के करीब डॉलर चलता है, USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, इसकी कीमत कितनी है, 80 रुपये के बराबर, $1 बराबर 80 रुपये। तो ये जो मुद्रा की लेन देन को नियंत्रित करने का कार्य है, ये भी किसका है, RBI का कार्य होगा। ओके, आगे देखते हैं। इसमें जैसे बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे और फिर निजी क्षेत्र के बैंक होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी बैंक जिनको मानते हैं, या फिर इनको अनुसूचित बैंक भी बोल सकते हैं, शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक भी कह सकते हैं, और या फिर दूसरा बैंक। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, तो उनके देखते हैं। इसमें वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के या वाणिज्यिक बैंक कितने हैं, 20 है ना। एक दूसरे में विलय भी हो गया, जो स्टेट बैंक थे उसने कुछ बैंकों का विलय कर दिया, मर्ज कर दिया उसमें। इनके मुख्यालय बहुत पूछते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो देखिएगा, RBI का जो मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में RBI का मुख्यालय। दूसरा इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। और तीसरा कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में। वैसे इसकी एक शाखा मुंबई में भी है ना, कहीं पर दिया हुआ था कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। खैर, नंबर 4, बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। विजया बैंक का कहाँ है, बेंगलोर में। और देना बैंक का मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में इसका मुख्यालय। नंबर 8, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। कभी आप ये पंजाब में कहीं समझें तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ना कि पंजाब के किसी शहर में। ऑप्शन में चंडीगढ़ भी आएगा, लुधियाना इस टाइप से। 9th इसमें बैंक दिया इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ, कोलकाता। कभी आप इलाहाबाद समझें तो इनका ज़्यादातर जो जिनके डिफरेंट दिए हैं कुछ मुख्यालय हेडक्वार्टर्स, ये टैली करने के लिए क्वेश्चन आता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 11 इसमें है बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। आंध्रा बैंक का मुख्यालय हैदराबाद में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। और नंबर 13 है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में हो जाएगा। तो आप इनको नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय बहुत पूछते हैं एग्जाम में। नंबर 14, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे में। नंबर 15, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय का मुंबई में। कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में। और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई। पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। ये जो पंजाब वाले हैं दोनों का ही नई दिल्ली में, PNB का भी और पंजाब एंड सिंध बैंक का भी। 19, सिंडिकेट बैंक कहाँ है, मणिपाल कर्नाटक। ये मणिपाल में है, कर्नाटक मणिपाल वहाँ का एक शहर है, सिंडिकेट। और नंबर 20 है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय
कोलकाता, ये कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। तो ये 20 वाणिज्यिक बैंक है, आप इनके मुख्यालय नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। और अब निजी क्षेत्र के देखते हैं, निजी क्षेत्र जो प्राइवेट बैंक होते हैं हमारे, उनके मुख्यालय। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसी क्या हो जाएगी? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों के जो मुख्यालय हैं वो मुंबई में है। सेकंड दिया इसमें एचडीएफसी बैंक है ना, जो निजी क्षेत्र का है प्राइवेट बैंक। एचडीएफसी का मुख्यालय का मुंबई में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई। फेडरल का अलुवा केरल में, एक जगह पड़ेगी अलुवा। और साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय है तो ये त्रिशूर में, त्रिशूर केरल में पड़ेगा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। आरबीआई का और भी कार्य है, अन्य कार्य, ये देखिएगा आप। तो आरबीआई के कार्य क्या? सरकार के बैंकर के रूप में, यानी कि सरकार के निर्देशानुसार कार्य करता है आरबीआई। और एक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक भी है, सेंट्रल बैंक। देखना, सेंट्रल बैंक उसे कहते हैं जो वहाँ की मुद्रा जारी करता है या नोट पर जिस बैंक का नाम होता है, यानी कि जो करेंसी है ना मुद्रा, तो मुद्रा हमारे जो नोट है, नोट पर किस बैंक का नाम है? नोट पर आरबीआई का। तो आरबीआई क्या हुआ यहाँ का? सेंट्रल बैंक। कभी आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक समझे नहीं, उसे इंग्लिश में भी वही लिखना पड़ता है, हिंदी में वही नाम है, लेकिन हर बैंक का सेंट्रल बैंक वो हुआ करता है जो मुद्रा को जारी करता है या फिर मुद्रा पर जिसका प्रिंट या नाम होता है। आगे इसमें बैंकों का बैंक, आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक, क्योंकि सभी बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई के नियमावली अनुसार ही वो कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की? एसबीआई की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे अधिक शाखाएं एसबीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में सर्वाधिक शाखाएं किसकी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे अधिक शाखाएं। आगे, भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? यूटीआई। देखना, यूटीआई क्या होता है? यूटीआई की फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्थापना 1964 में की गई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। म्यूचुअल फंड ये होता है अन्य बैंकों की अपेक्षा ये अधिक ब्याज जारी करता है ग्राहकों के लिए अपने, और ये पैसे ज़्यादातर किसी परियोजना में शेयर मार्केट में लॉन्च करते हैं। मान लो किसी ग्राहक का पैसा है, जमाए हैं वो, ये कहाँ पर? शेयर मार्केट में उसको पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? है ना, ये 1975 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो गांव के विकास के लिए होते हैं या फिर किसानों के हित के लिए कार्य करते हैं। और कौन सी समिति थी? सुरैया समिति। सुरैया समिति की सिफारिशों के आधार पर ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? जो नेशनलाइज बैंक है, कितने? 20 है ना। जैसे अभी बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, विजय बैंक, ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? वाणिज्यिक बैंक। आगे क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने विदेशी बैंक हैं? तो विदेशी बैंक कितने? 29 है ना। जैसे ब्रिटेन के और अमेरिकन बैंक यहाँ पर ज़्यादा हैं। सिटी बैंक है, जैसे CITI, सिटी बैंक कहाँ का है? अमेरिका का बैंक। और स्टैंडर्ड एंड चार्टर बैंक कहाँ का है? ब्रिटेन का। आगे देखिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये इसका लोगो है नाबार्ड का। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म दी हुई है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। देखना, नाबार्ड क्या करता है? ये ग्राम विकास और कृषि के विकास के लिए फाइनेंस जारी करता है, यानी कि मुद्रा जारी करता है। या तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म होना चाहिए या फिर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण, गांव को क्या कहते हैं? रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए धन जारी करता है। मुख्यालय कहाँ इसका? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्थापना। तो बहुत बार क्वेश्चन आए नाबार्ड से भी। आगे, इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलु चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि नाबार्ड का।
नाबार्ड। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गोविंदा। एक नाम याद रखिएगा, गोविंदा है ना, इजी नाम है, याद रहेगा आपके। आगे देखिए, है ना, ये LIC जीवन बीमा निगम, देखना भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1956 में, स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं LIC का कि LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई। अच्छा, क्वेश्चन है बीमा किसकी देन है? बीमा ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन में बीमा को बहुत महत्व दिया गया है, इंश्योरेंस को। तो हमारे देश में जो बीमा देन किसकी है? ब्रिटेन की। और देखना विश्व का जो पहला बैंक खुला था बार्कलेज बैंक, बार्कलेज, ये भी ब्रिटेन में ही था। बार्कलेज बैंक ये भी ब्रिटेन का था, विश्व का पहला बैंक। हमारा कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान या बैंक ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं उसे। देखना जो बीमा कंपनी होती है इनके ऊपर एक नियामक संस्था कार्य करती है, IRDA कहते हैं, IRDA फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA यानी कि वो कानून बनाएगी जो सभी बीमा कंपनियों को फॉलो करने पड़ेंगे और इसके नियमावली के तहत ही वो कार्य करेंगी, है ना। मसलन किसी को ये कहे कि LIC जो अपनी पॉलिसी पर कुछ भी % वो ब्याज देती है, कुछ भी जैसा कि IRDA निर्धारित करेगा ऐसा ही उसको नियमावली या नियम पर चलना पड़ेगा। तो IRDA याद रखिएगा, इससे संबंधित है। ये बीमा कंपनियों की नियामक संस्था है, चाहे वो बीमा कंपनी प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, इसके द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, देश का पहला मोबाइल बैंक, देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। मोबाइल बैंक से क्या मतलब हुआ कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थिर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मान लो किसी गाड़ी के थ्रू या कुछ भी ऐसे कि अब इस शहर में ये गाड़ी बस टाइप में होती है कि अब इस शहर में फिर दूसरे नगर में चली जाएगी, A से B में एक बस के द्वारा जाएंगे, तो बस क्या होगा? ये बस क्या हो जाएगा? बैंक, यानी कि बैंक के रूप में रहेगी। जैसे चलती फिरती वाहनी होती हैं या फिर डिस्पेंसरी होती हैं, लाइब्रेरी भी होती हैं, दिल्ली वगैरह में होती है वहाँ पर। तो ऐसे ही क्या था? ये मोबाइल बैंक था। क्या नाम था इसका? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। आगे देखिएगा, देश की पहली महिला बैंक मैनेजर कौन बनी थी? शांता कुमारी, है ना, शांत लिखा हुआ, शांता कुमारी। सिंडिकेट बैंक की पहली महिला मैनेजर बनी हुई थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखना एक ATM के टाइप से आता है क्वेश्चन। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, AUTO, ऑटोमेटेड, TED याद रखिए, ऑटोमेटेड थर्ड फॉर्म है बाद में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन या टेलर मशीन उसे बोलते हैं जो एक कार्य एक जैसा खुद से ही बार बार करती रहती है। जैसे नोट गिनने वाली मशीन को क्या? टेलरिंग मशीन। तो ATM की फुल फॉर्म क्या हुई? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक क्वेश्चन आता है कि तैरता हुआ ATM कहाँ है? फ्लोटिंग ATM, तैरता हुआ ATM। ये केरल का एक शहर है, त्रिवेंद्रम में, केरल में, या कोचीन में भी। वहाँ पर समुद्र के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर तैरता हुआ, समझिए यहाँ पर कोई बोट हमने रख ली ना हो, और ये SBI ने बनाया था। SBI का ये पहला ATM जो तैरता हुआ है। समझिए कि नाव में, एक बोट में ATM मशीन रखी हुई है और वह समुद्र में रहती है। चूँकि टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए ना, तो ये वहीं पर है, एक लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो भारत का पहला ATM कौन सा था? तैरता हुआ ATM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया था। ATM की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और आजकल एक और भी चल रही है, CDM मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन। ये जमा करने वाली होती हैं। ATM तो पैसा निकालने वाली होती हैं और ये जमा करने वाली। अगर हमें मशीन के थ्रू ही पैसा जमा करना है बैंक में अपने, तो हमें CDM मशीन यूज करनी पड़ेगी। इसकी फुल फॉर्म होती है कैश डिपॉजिट मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन। तो ये इससे बैंक से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर बताइएगा। और ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। बाकी ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं। इसके लिए अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम कुछ के नज़दीक भी हैं,
और जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक स्कोरर की जैसे आती है बुक, उसमें वन लाइनर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल हो गया आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।